पृथ्वी, जहां पूरा इंसानी इतिहास वजूद में आया। आज हमारे पास जो एक चीज है, ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है। मौसम बदलने का खतरा। अब तक। लेकिन सिर्फ यही एक जगह नहीं है जिसे हम घर कह सकते हैं। छानबीन करने के लिए मंगल ग्रह एक शानदार जगह है, एक ऐसी जगह जो पृथ्वी के इतने करीब है कि हम वहां पहुंच सकते हैं। कई दशकों से हमने मंगल ग्रह पर जाने का सपना देखा है। अब हम वहां पहुंचने की कगार पर हैं। मेरे ख्याल से अगर हम मंगल पर एक बेस बना लें तो हम दरअसल मंगल पर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। मंगल ग्रह पर बेस बनाने के लिए हमें रॉकेट इस्तेमाल करने के तरीके में क्रांति लानी होगी। अगर हमें मंगल पर बस्ती बसानी है तो हमें जल्दी से ज्यादा लोग वहां भेजने पड़ेंगे। हमें सीखना होगा कि एक जमे हुए रेगिस्तानी ग्रह पर कैसे रहते हैं, और हमें ऐसे एस्ट्रोनॉट्स चाहिए होंगे जो सब कुछ दांव पर लगा दें। एक तरफा सफर ही असल में इसे मुमकिन बनाता है। क्या हम मंगल को अपना नया घर बना सकते हैं, या हमारी किस्मत का फैसला ब्रह्मांड करेगा? ये सौर मंडल की सबसे पसंदीदा खाली पड़ी जमीन है। पृथ्वी के पास जहां पानी की कोई कमी नहीं और एक दिन 24 घंटे का होता है। लोग यहां जरूर रहेंगे। सवाल बस एक है, कब? ये उस क्रांतिकारी रॉकेट का डिजाइन है जो हमें वहां पहुंचा सकता है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जी हां, उसका इस तरह बीच हवा में रुकना जरूरी है। ये दुनिया के पहले रीयूजेबल रॉकेट की पहली उड़ान है। अगर वो अपनी उड़ान भरने वाली जगह पर वापस उतरने में नाकाम रहा तो मंगल पर जाने का पहला इंसानी अभियान कई साल के लिए टल सकता है। इसकी वजह समझने के लिए आपको उस कंपनी के बेजोड़ मकसदों को समझना होगा जिसने इसे बनाया है। स्पेसएक्स में नौजवान और टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले इंजीनियर काम करते हैं। उनके बॉस इलॉन मस्क पहले ही पेपैल और टेस्ला मोटर्स से 2 दिग्गज कंपनियों की बुनियाद हिला चुके हैं। अब उनकी नजरें अंतरिक्ष और मंगल ग्रह पर हैं। स्पेसएक्स का मकसद रॉकेट इंजीनियरिंग की हालत को बेहतर बनाना है ताकि अंतरिक्ष जाने आने के साधन को उस हद तक सुधारा जा सके कि लोग मंगल ग्रह तक जा सकें और हम मंगल पर अपने दम पर टिके रहने वाली सभ्यता को कायम कर सकें। स्पेसएक्स अंतरिक्ष की छानबीन के नए युग का अगुवा है। हम उन तमाम बढ़ती हुई निजी कंपनियों के साथ काम करेंगे जो अंतरिक्ष में जाना आसान और किफायती बनाने के लिए मुकाबला कर रही हैं। स्पेसएक्स पहले ही स्पेस स्टेशन को सप्लाई भेजने के लिए अमेरिकी सरकार से ठेका हासिल कर चुकी है, जिसमें दूसरे रॉकेटों पर कीमतें आधी कर दी है। लेकिन इलॉन और उनके इंजीनियर इससे आगे की सोच रहे हैं। उनका मानना है कि दोबारा इस्तेमाल के लायक रॉकेट अंतरिक्ष जाने की इंसानी पहुंच की काया पलट करेगा। अगर विमान दोबारा इस्तेमाल करने के लायक नहीं होते तो हमें सफर के लिए एक नया विमान खरीदना पड़ता और विमान से सफर करना बेहिसाब महंगा हो जाता। मुझे नहीं लगता कि रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने की दिक्कत को सुलझाए बिना मंगल ग्रह पर किसी बेस को कायम किया जा सकता है। मंगल पर जाना एक मुश्किल लक्ष्य है क्योंकि वो बहुत दूर है, चांद से 1000 गुना ज्यादा दूर। वहां जाने के लिए एस्ट्रोनॉट को जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन और एक बड़े इंजन की। नासा के उस सैटर्न 5 रॉकेट से भी बड़े रॉकेट की, जो 4 दशक पहले अपोलो के एस्ट्रोनॉट को चांद पर ले गया था। मंगल दूर है, इसीलिए हमें ज्यादा साजो सामान ले जाना पड़ेगा और उस सब से मास बढ़ जाएगा और फिर उसके लिए और बड़े रॉकेट की जरूरत पड़ेगी ताकि वो उस मास को वहां ले जा सके जहां आप जा रहे हैं। नासा का लक्ष्य इतना वजन उठाने का है जो मंगल के क्यूरियोसिटी रोवर से 13 गुना भारी है। एक मानव युक्त मंगल स्पेसक्राफ्ट एक सेमी ट्रक जितना बड़ा होगा। उस वजन को ले जाने लायक दमदार रॉकेट के नासा के डिजाइन को कहते हैं स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS। SLS 384 फुट ऊंचा होगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा। वो 4,17,000 किलो थ्रस्ट देगा, जो 140 टन के स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने के लिए काफी होगा।
मिसिसिपी के स्टेनिस स्पेस सेंटर में गैरी बेंटन उसके एक नए इंजन को टेस्ट कर रहे हैं, यानी J2X को। टेस्ट का दिन मुझे हमेशा से पसंद है क्योंकि इस दिन हमारी सारी मेहनत का फल मिलता है। हमने इस फैसिलिटी को तैयार करने और दूसरे पुर्जों को टेस्ट करने में कई साल लगाए, उस मुकाम तक पहुंचने में जहां हम इन इंजनों को टेस्ट कर रहे हैं। SLS उस सिस्टम का बड़ा अवतार है जिसने स्पेस शटल छोड़ा था। उसका शुरुआती चरण असल में एक जैसा है। जब रॉकेट लॉन्च पैड से उठता है तो उसके कोर स्टेज के इंजन जलते हैं और वो रॉकेट को करीब 1 लाख फुट ऊपर ले जाते हैं। लेकिन SLS में एक ऐसी खूबी है जो शटल लॉन्च में नहीं होती। इसमें अपर स्टेज के इंजनों का एक सेट है, वहीं J2X का काम शुरू होता है। SLS दरअसल शटल से ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि उसमें एक ऊपरी चरण है और वो पृथ्वी के निचले कक्ष से बाहर जा सकता है, जबकि शटल सिर्फ कक्ष तक जा सकता है। अपोलो मिशन के बाद नासा ने पृथ्वी के कक्ष से बाहर इंसान को नहीं भेजा है। SLS और J2X ऐसा कर सकते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा। J2 उन अपोलो की उड़ानों के ऊपरी चरण को चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था जो चांद पर गई थी, और ये J2X उस इंजन का ज्यादा शक्तिशाली अवतार है। ये कक्ष में पहुंचने के बाद फिर से स्टार्ट हो सकता है, इसलिए ये ज्यादा वजन या दल को मंगल तक ले जा सकता है। महीनों की कोशिशों और तैयारियों के बाद अगर आज सब कुछ सही रहा तो ये J2X इंजन का आखिरी टेस्ट होगा। मुझे यही उम्मीद है कि ये बहुत कामयाब टेस्ट होगा और मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि आज इंजन क्या करेंगे। हम उसे लोअर पावर लेवल या इस स्तर पर उतने लंबे समय के लिए चला रहे हैं जितना पहले कभी नहीं चलाया। ये टेस्ट 125 सेकंड तक चलेगा। पहली दिक्कत ये है कि इंजन को पूरे 125 सेकंड तक काम करना होगा। J2X का वजन 2268 किलो है, लेकिन वो 90,720 किलो थ्रस्ट पैदा करता है। इंजन पूरे समय चला, 2 मिनट 5 सेकंड तक, जैसा सोचा था। देखने और सुनने के बाद लगता है सब कुछ बढ़िया रहा। आज नासा अपने SLS और ऐसे रॉकेट को पूरा करने के एक कदम करीब पहुंच गया है जो एस्ट्रोनॉट को मंगल पर भेज सकता है। पूरा होने के बाद SLS पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा, लेकिन वो सबसे महंगा भी होगा। नासा इस समय हैवी लिफ्ट व्हीकल रॉकेट पर काम कर रही है जिसे SLS कहते हैं। इसलिए उन्होंने एक रॉकेट बनाया है जिसे वो हर 5 साल में एक बार छोड़ना चाहती है और इस पर 15 अरब डॉलर की लागत आएगी। स्पेस एक्स इससे अलग काम कर रही है। वो जल्दी से ज्यादा मेहनत करके ऐसा हैवी लिफ्ट व्हीकल बनाने में लगी है जो कम से कम कीमत और वक्त में बन सके। भारी लागत ही वो मुख्य वजह है जिसके चलते नासा 30 साल से मंगल पर लोगों को भेजने की बात कर रही है, लेकिन अब तक भेज नहीं पाई है। स्पेस एक्स का दोबारा इस्तेमाल करने के लायक रॉकेट उस लागत को बेहद कम करके मंगल को हमारी पहुंच में ला देगा। दरअसल होता यह है कि एक बड़ा सा रॉकेट होता है और उसके सबसे ऊपर एक कैप्सूल होता है जिसमें या तो लोग या कोई पेलोड या सैटेलाइट होती है। अब असल में सिर्फ एक चीज जो अंतरिक्ष में जाती है और लगातार इस्तेमाल होती है वो वही कैप्सूल होता है। अब आप सोचेंगे कि बाकी के रॉकेट का क्या होता है, तो वो बस वायुमंडल में जल जाता है और हम वही बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि वायुमंडल में जलने के बजाय हम उस पूरे रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करके फिर उड़ाना चाहते हैं। स्पेसएक्स के नए फाल्कन 9R को ऐसे बनाया गया है कि वो अपने पेलोड को छोड़कर फिर वापस अपने लॉन्च पैड पर आ सके और कुछ ही घंटों के अंदर दोबारा ईंधन भर के फिर उड़ने के लिए तैयार हो सके। डिजाइन दल अब फाल्कन 9R की बेहद अहम पहली टेस्ट फ्लाइट होने तक दिन गिन रहा है। उनकी चुनौती है 300 टन के उस रॉकेट को सही सलामत ठीक जगह उतारना, जिसे शुरू में सिर्फ ऊपर जाने के लिए बनाया गया था। मेरे लिए अहम बात है सटीक लैंडिंग, और अगर आप सोच कर देखें तो ये रॉकेट वायुमंडल में सही सलामत दाखिल होने और उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसमें विंग नहीं होते और इसीलिए हमें ऐसा तरीका ढूंढना है कि ये वायुमंडल में से होकर उड़ सके और वापस खुद ठीक उसी जगह पर उतर सके
जहाँ से वो उड़ा था, वो भी बिना इंसानी मदद के। अच्छा, तो ये है वो जगह जहाँ लेग शुरू होंगी। यहाँ पर उन्हें लगाया जाएगा एयर कवर और फिर लैंडिंग लेग लगाया जाएगा। एक रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना बहुत बड़ी चुनौती है और हमें उसे बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो बहुत भारी ना बने, क्योंकि रॉकेट उद्योग में वजन ही सब कुछ है। फाल्कन 9R में न सिर्फ लेग लगाई जाएंगी बल्कि एक पेचीदा गाइडेंस सिस्टम भी लगाया जाएगा जो उसके रॉकेट के एंगल को इतने सटीक तरीके से मार्गदर्शन देगा कि वो सही जगह पर लैंडिंग कर सके। लेग सेंसर्स का क्या हुआ? वो किस लिए? लैंडिंग के लिए। इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो वक्त पर मिले, किस समय उनकी जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से घबराहट होने की कई वजह हैं। ये एकदम नया लैंडिंग सिस्टम है। अब विकास के 2 साल से ज्यादा वक्त के बाद टेस्ट का दिन आ चुका है। 3, 2, 1. रॉकेट इंजीनियरिंग के इतिहास में पहली बार उड़ान भरना तो आसान है, लेकिन मंगल पर हमारा भविष्य इस बात पर टिका है कि क्या फाल्कन ठीक उसी जगह पर उतर सकता है जहां से वो उड़ा था। फाल्कन 9 रॉकेट एक गगनचुंबी इमारत जितना बड़ा है। उसमें रॉकेट ईंधन भरा हुआ है और हम टेक्सास के बीचों बीच हैं। और वो मैं हूँ जिसकी उंगली प्लीज अब नीचे आओ या प्लीज जो कर रहे हो उसे रोक दो वाले बटन पर है। तो डर लगता है। यस इस उड़ान में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आई। हम इसे लेकर बहुत खुश हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये रॉकेट बना सकते हैं और लॉन्च पैड पर एकदम सही जगह पर उसे उतार भी सकते हैं। इसका मतलब अब हम ऐसे रॉकेट बनाएंगे जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। फाल्कन 9R बस इतना ही शक्तिशाली है कि वो एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा सके, लेकिन स्पेसएक्स ने एक और बड़ी रॉकेट पर काम शुरू कर दिया है जो है फाल्कन हेवी। दोबारा इस्तेमाल के लायक हेवी लिफ्ट रॉकेट एस्ट्रोनॉट से भरे एक स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के इर्द गिर्द पार्किंग ऑर्बिट में भेजकर फिर दूसरे चक्कर के लिए लौट सकता है, जिसमें वो इतने ईंधन वाला टैंकर पहुंचा देगा कि स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से मंगल पहुंच सके। स्पेसएक्स के नजरिए से दोबारा इस्तेमाल के लायक रॉकेट न सिर्फ मंगल जाने के अकेले इंसानी मिशन की लागत कम करेंगे बल्कि वो मंगल पर बस्तियां बसाने को बढ़ावा भी देंगे। बात यह है कि मंगल पर पहुंचने के लिए सबसे सही वक्त तब होता है जब ग्रह एक सीध में होते हैं, ताकि वहां पहुंचना सबसे किफायती हो सके। इसलिए अगर हमें मंगल पर बस्ती बसानी है तो हमें जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां भेजना चाहिए और कुछ साल के बजाय कुछ घंटों के अंदर दोबारा उड़ान भरनी चाहिए। अगर हम मंगल ग्रह पर पहुंचने की लागत को $5 लाख से कम कर सकें और उम्मीद है आगे चलकर उससे भी कम करने में कामयाब रहे, तो मुझे लगता है कि काफी लोग पृथ्वी पर अपना सारा सामान बेचकर मंगल पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोबारा इस्तेमाल के लायक रॉकेट जल्द ही एस्ट्रोनॉट को पहले से कहीं ज्यादा तादाद में कक्ष में भेजने लगेंगे, लेकिन उनके और मंगल के बीच अब भी एक बड़ी रुकावट है। क्या वो वहां तक के लंबे सफर को झेल पाएंगे? अंतरिक्षीय इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी दोबारा इस्तेमाल के लायक रॉकेट बना रही है जो अंतरिक्ष में जाने के हमारे तरीके की काया पलट कर देंगे। जल्द ही वो मंगल पर मानव सहित स्पेसक्राफ्ट भेजने लगेंगे, लेकिन क्या एस्ट्रोनॉट इस सफर को तय करने लायक मजबूत हैं? उनके कैप्सूल को, जिसमें एक छोटी गाड़ी से ज्यादा जगह नहीं होती, सौर मंडल के इर्द गिर्द एक लंबा चक्कर लगाना होगा जो धीरे धीरे कक्ष से निकलकर मंगल की तरफ बढ़ेगा। जब ग्रह अच्छी तरह से एक सीध में होंगे तब भी इस सफर में कम से कम 6 महीने लगेंगे। उस दौरान एस्ट्रोनॉट पर खतरनाक स्तर के सोलर रेडिएशन का हमला होगा। पृथ्वी की सतह पर हम पृथ्वी के वायुमंडल से अंतरिक्ष के रेडिएशन से सुरक्षित रहते हैं। जब आप पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलती। फिलहाल अगर हम एक दल को मंगल पर भेजें और वापस लाएं तो उन्हें उससे कहीं ज्यादा रेडिएशन की मार झेलनी पड़ेगी जितनी हम अपने एस्ट्रोनॉट को सहने देते हैं। और शून्य गुरुत्वाकर्षण में लगातार महीनों बिताने से दूसरी शारीरिक दिक्कतें हो जाती हैं। हड्डियों को नुकसान, मांसपेशियों को नुकसान और दिमाग के आसपास मौजूद फ्लूइड में बदलाव होने से उनकी आंख की पुतलियों का आकार बिगड़ सकता है, जिससे धुंधला नजर आने लगेगा। लेकिन मंगल तक के लंबे सफर का एक और जोखिम भी है। वो किसी भी मिशन के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है।
अपने पूरे सफर में एस्ट्रोनॉट न कभी अपने तंग क्वार्टरों से बाहर कदम रखेंगे और न कभी एक पल अकेले रहेंगे। अच्छा, तो रेचल, मैं चाहता हूं कि आप एक बढ़िया सी खिली हुई मुस्कान दें। बहुत खूब, ठीक है, बस बस इतना काफी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर डेविड डिंजिस एस्ट्रोनॉट की दिमागी हालत पर लंबे समय तक कैद रहने के असर का अध्ययन करते हैं। और अब आप कुछ बुरा सोचना शुरू कीजिए। बर्ताव की दिक्कतें बेकाबू हो जाने से पहले उनका पता लगाने की टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे हैं। हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा चिंता है वो है डिप्रेशन, गंभीर साइकोटिक रिएक्शन, खुदकुशी पर उतारू बर्ताव। हम लोगों की इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अक्सर उन्हें पता नहीं होता कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कई लोग ये नहीं समझ पाते कि वो कब बहुत उदास हैं या कब बीमार हैं। ये पता लगाने के लिए कि क्या मुट्ठी भर लोगों के लिए ये मुमकिन है कि महीनों तक लगातार वो एक तंग जगह में एक साथ रह पाएंगे, डेविड ने रशियन स्पेस एजेंसी के साथ काम किया। एक साथ मिलकर उन्होंने मंगल पर जाने का मिशन बनाया, जो पूरी तरह मॉस्को में हुआ। मॉस्को के इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल प्रॉब्लम्स ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जमीन पर एक स्पेस क्राफ्ट बनाया, जिसमें असली मिशन कंट्रोलर और असली लोग थे, जैसे कि एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉट ट्रेनर, जो यूरोप से, रूस से और एक चीन से था। सभी 6 लोग मर्द थे जो एक चैम्बर में रहे, मंगल जाने और वापस आने के पूरे मिशन के लिए रहे, लगभग 17 महीने तक। वेल, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। ये देखिए, ये मेरी कैसा है? क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। 1 साल पहले 7 जून सन 2010 को हम इस मॉड्यूल में आए थे और हम 1 साल तक बाहर नहीं निकले, और अब भी हमें 155 दिन बिताने हैं। ये अब तक किया गया सबसे लंबा स्पेस सिमुलेशन था। 520 दिन तक इन लोगों ने एक साथ खाया, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है पर स्वाद अच्छा है, जो ज्यादा मायने रखता है। एक साथ सोए देखो ये कितने आराम से लेटा है। और काम किया। मार्स 500 मॉडल्स में हम रोज की तरह काम कर रहे हैं। एक तंग कमरे में डेविड ने उनकी हर हरकत पर नजर रखी। इस एक्यू वॉच को देखिए जो दल के इस सदस्य ने पहनी है, जो लाइट और शरीर की हलचल रिकॉर्ड करती है, और वो दल के सदस्यों के सोने जागने के वक्त का पता लगाने के लिए बहुत अहम थी। कितनी देर सोए और कैसी नींद आई, और दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन पूरे मिशन में वो उसे पहने रहे, और इसीलिए हमें 40 लाख से ज्यादा मिनट का डेटा मिल सका। दल के लोग सिर्फ शारीरिक तौर पर बाहरी दुनिया से अलग नहीं हुए, मिशन कंट्रोलर ने बाहरी दुनिया के साथ सभी संचारों में, यहाँ तक कि परिवार के लोगों से बात करने में भी हर एक तरफा संवाद में 20 मिनट की देरी लगा दी, ताकि उन्हें ऐसा लगे जैसे वो घर से लाखों करोड़ों मील दूर हैं। समस्याएं उस हिस्से में शुरू होने लगीं जिसे मिशन की दूसरी तिमाही कहते हैं। जैसे ही किसी को नींद न आने की बीमारी या डिप्रेशन या पूरी नींद लेने में परेशानी होती, या तनाव का असर होता, या थकान महसूस करता, या ग्राउंड कंट्रोलर से मतभेद हो जाते, तो ये सब समस्याएं बनी रहती और मिशन के बाकी समय में जमा होती रहती थी, और ये समस्याएं जल्द अपने आप सुलझती नहीं थी। जब 1.5 साल बाद दल वापस आया तो 6 में से 4 सदस्यों में बर्ताव से जुड़ी अहम परेशानियां दिखाई दी। डेविड ने इन परेशान कर देने वाले नतीजों को एक चुनौती के रूप में लिया। वो नहीं चाहते थे कि मंगल पर बसने वाली पहली इंसानी बस्ती मनोरोगियों से भरी हो। उन्होंने इस दिमागी अस्थिरता को पहले ही पहचानने की ठान ली ताकि उसका इलाज हो। अहम मकसद है बेहतरीन दल को चुनना और ये पता लगाना कि लंबे मिशन और खोजबीन के दौरान अंतरिक्ष फ्लाइट में कब बर्ताव से जुड़ी परेशानी पैदा होती है, और हमें तुरंत कदम उठाना होता है। डेविड ने अत्याधुनिक वीडियो ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्निशन, OCR। इंसान के जज्बातों को उसके चेहरे के हाव भाव से पढ़ सकता है। ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्निशन चेहरे के सकारात्मक, नकारात्मक और सहज भावों को पढ़ेगा और समय समय पर किए गए इस निरीक्षण को इन लाइनों में बताएगा। तो क्रिस, क्यों ना आपकी खिली मुस्कुराहट से इसकी शुरुआत की जाए? और देखिए, जब ऐसा होता है तो आपको फौरन पता चल जाता है कि ये एक सकारात्मक भाव है। डेविड को उम्मीद है कि मंगल की तरफ जाने वाला कोई भी स्पेसक्राफ्ट इस तरह के सॉफ्टवेयर को ले जा सकता है। ये महीनों तक एस्ट्रोनॉट के हाव भाव पर नजर रखेगा और उनके मूड में आए बदलाव को फौरन भांप लेगा। अगर कोई पृथ्वी पर रहते हुए या मिशन के पहले दौर में 3 महीनों के समय काल के दौरान 8% मुस्कुराया हो, और वही शख्स अब 4 महीने के समय काल में 2% ही मुस्कुराया हो, तो इससे पता चलता है कि जज्बाती तौर पर उसमें शायद कुछ बदलाव आ रहे हैं। मंगल पर बने रहने के लिए तकनीकी तौर पर आगे रहना और शारीरिक तौर पर फिट रहना ही काफी नहीं है। उसके लिए बेमिसाल दिमागी मजबूती और अभूतपूर्व टीम वर्क की जरूरत भी होगी।
असल में दल को एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। उन्हें फिजूल के मसलों से बचना पड़ेगा। वो अलग अलग गुटों में बंटकर आपस में बात करना बंद नहीं कर सकते हैं। उन्हें एक ऐसा सामाजिक ढांचा बनाए रखना होगा जो सकारात्मक हो। हमने अतीत में जो मुश्किलें सही हैं, ये उससे ज्यादा मुश्किल मिशन है। अंतरिक्ष की गहराई में 6 महीने बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट का पहला दल मंगल पर पहुंचता है। वो लोग करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं। मंगल पर पहुंचने से जुड़ी उनकी अगली चुनौती बहुत तेजी से सामने आ रही है। उन्हें वहां सुरक्षित उतरना होगा। पिछले 40 साल में मंगल ग्रह नाकाम लैंडिंग के मामले में एक मिसाल रह चुका है। मंगल के वायुमंडल में दाखिल होने वाले 12 मानव रहित प्रोब में से 5 गिरकर जल चुके हैं। मंगल पर चीजों को उतारना बहुत ही मुश्किल है। आपके पास ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो काफी टन भारी है और 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरी एनर्जी के साथ जा रहा है। तो आपको वो सारी किनेटिक एनर्जी कम करनी पड़ेगी, वरना आपका स्पेसक्राफ्ट किसी ज्वालामुखी में टकरा जाएगा और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना देगा। पृथ्वी का घना वायुमंडल तेजी से आते एक स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम कर देगा, लेकिन मंगल का वायुमंडल उससे 100 गुना पतला है। वहां रफ्तार धीमी करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक बेहद विशाल पैराशूट का इस्तेमाल करना। JPL इंजीनियर इयन क्लार्क और माइक मीचम का काम मंगल पर क्रैश लैंडिंग को रोकना है। किसी भी मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट का वजन करीब 40 टन होगा। इतने भारी वजन के लिए उन्हें एकदम नए तरह के पैराशूट की जरूरत होगी। 1 साल पहले हमने मंगल की सतह पर 1 टन का रोवर उतारा था, क्यूरियोसिटी रोवर, और उसे बनाने में वो सारी तकनीक इस्तेमाल हो गई जो हमने पिछले 4 दशकों में विकसित की थी, और अब हम उसके अधिकतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। जिस पैराशूट को हम टेस्ट कर रहे हैं वो करीब 45,000 किलो वजन उठाने के लिए बना है, और ये काबिल तारीफ बात है, खासकर इसलिए क्योंकि अकेले पैराशूट का अपना वजन 90 किलो है, यानी ये बेहद हल्का है। ये उन चीजों से बना है जिससे आप अपना कैंपिंग टेंट बनाते हैं, यानी मुख्य तौर पर नायलॉन, जिसमें थोड़ा वैसा केबलर होता है जिससे हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं। माइक इस दल के जिद्दी वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनका काम ये पता लगाना है कि ऐसा पैराशूट कैसे बनाएं और टेस्ट करें जो सुपरसोनिक रफ्तार पर भी टूटकर अलग ना हो। जिस पैराशूट का हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो इतना बड़ा है कि मौजूदा कोई भी विंड टनल उसे पकड़ कर नहीं रख सकती। वो इतनी बड़ी नहीं है। तो हमने उस हर संभावित उपाय पर गौर करना शुरू किया जिसकी मदद से हम मंगल पर उतरने वाले पैराशूट का टेस्ट कर सकें, और उसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। फिर उन लोगों ने जो करने का सोचा उसमें शामिल है एक नाइट हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर, 4 मार्क 70 मिसाइल रॉकेट इंजन, 4000 फुट लंबी रस्सी और 30 लोगों का सहायक दल। सबसे पहले हेलीकॉप्टर 90 किलो के उस पैराशूट को उठाता है जिसके पीछे एक लंबी रस्सी लटक रही है। फिर 4100 फुट की ऊंचाई पर जाकर हेलीकॉप्टर पैराशूट को छोड़ देता है और पैराशूट खुल जाता है। रस्सी के सिरे पर हार्डवेयर का एक टुकड़ा लगा है जिसे बुलेट कहते हैं, जिसे रॉकेट से चलने वाली उस स्लेड के आखिर में लगी बड़ी फनल में गिरना होगा। जैसे ही बुलेट उस फनल में गिरती है वो रॉकेट स्लेड को दाग देती है और वैसी सुपरसोनिक रफ्तार पैदा होती है जो रफ्तार पैराशूट मंगल पर सहेगा। इयन और माइक इस टेस्ट को पहले भी एक बार मैकेनिक्स की जांच के लिए प्रोटोटाइप पैराशूट की मदद से कर चुके हैं। पैराशूट टिक नहीं पाया, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं थी। वो तो सिस्टम के लिए कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक सबूत था। उस टेस्ट के दौरान सिर्फ एक ही चीज गलत हुई थी, और वो थी पैराशूट सिलाई के एक जोड़ में नाकाम रहा था। और जहाँ तक बनावट का सवाल था वो बहुत ही बढ़िया बना था। इस वजह से कुछ महीनों में हम अगले टेस्ट को लेकर थोड़े घबराए हुए हैं। उम्मीद करते हैं इस बार कामयाब हो जाएंगे। इयन और माइक के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने की हमारी काबिलियत इस टेस्ट की कामयाबी पर टिकी है। ये एक बहुत ही विशाल और पेचीदा अभियान है जिसकी लागत अरबों डॉलर है। एक और बात, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उनके पास सिर्फ एक पैराशूट है। इतना तो पक्का है कि आज रात मैं सो नहीं पाऊंगा। कल हमें तड़के 3 बजे काम पर लगना है, और मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि कई सारी अलग अलग चीजें हैं जिन्हें एक साथ लाना है। कंपकपाती ठंड और तड़के जल्दी उठने के बावजूद दल कुछ ही घंटों में तैयार होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। शरीर में बिजली सी दौड़ रही है, कई सारी चीजें करनी है, इसलिए
सब कुछ याद रखना है, लिस्ट के हिसाब से करना है। अगर हवा तेज होगी तो जब हेलीकॉप्टर पैराशूट को छोड़ेगा और पैराशूट खुलना शुरू होगा तो तेज हवा उसे बहाकर दूर ले जाएगी और उसे वापस जमीन तक खींचकर लाने की हमारी ताकत पर असर पड़ेगा, जिस वजह से हम ये टेस्ट सुरक्षित तरह से नहीं कर पाएंगे। इयन पैराशूट पर नजर रखते हैं और माइक उससे जुड़ी तकरीबन 1220 मीटर लंबी रस्सी की जांच करते हैं। उसके मुकाबले मैं कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हूँ, लेकिन समय करीब आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, थोड़ा जोश में भी हूँ। और ये पूरा अभियान, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें जिसकी तैयारी हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, वो सब इस बात से जुड़ी हैं कि क्या ये पैराशूट इतना मजबूत है कि उस एरोडायनामिक वजन को झेल सकेगा जो मंगल पर काम करने के लिए जरूरी है। हम सब उम्मीद करते हैं कि कामयाब होंगे। हेलीकॉप्टर सही समय पर पहुंचता है और टेस्ट शुरू करने का इशारा करता है। टेस्ट के लिए तैयार। उसने पकड़ लिया है, रस्सी ऊपर जा रही है। लगभग 1250 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में हेलीकॉप्टर को काफी वक्त लगेगा। वो ऊपर तक पहुंच गया है। वक्त हो गया है। 3, 2, 1, छोड़ो, छोड़ो। उसने छोड़ दिया है। हो गया। एक नेवल टेस्ट फैसिलिटी में नासा के इंजीनियर इयन और उनका दल ये बात जानने के काफी करीब है कि हमारे पास मंगल पर इंसानों को उतारने की टेक्नोलॉजी है या नहीं। क्या उनका पैराशूट उस दबाव को झेल पाएगा जो सुपरसोनिक रफ्तार से बढ़ते एक स्पेसक्राफ्ट को धीमा करने के लिए जरूरी है? उसने छोड़ दिया है। बात है। वो पीछे गया। ओह, खुल रहा है। वाह, कितने बढ़िया तरीके से वो खुला, बहुत ही प्यारा लग रहा है। काश ये ऐसे ही खुला रहे। पृथ्वी पर मौसम का अनुमान लगा पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल मंगल पर है। अगर एस्ट्रोनॉट वहां सफलतापूर्वक उतर भी जाते हैं तो उनका सामना बेहद कठिन वातावरण से होगा। मंगल पर औसत तापमान हमेशा करीब 0 से 26 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। वहां का वायुमंडल, जो ज्यादातर सांस ना लेने लायक कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, पृथ्वी से 100 गुना हल्का है। शरीर के लिक्विड जैसे लार और आंसू यहाँ के वायुमंडल में आते ही उबलने लगेंगे। कोई भी एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट पहने बाहर 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। लेकिन मंगल पर बस्ती बनाने के लिए ऐसे स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी जो एस्ट्रोनॉट की फुर्ती को कम ना कर दे। एरोस्पेस इंजीनियर और MIT प्रोफेसर डेवा न्यूमैन और उनके छात्रों का दल एक क्रांतिकारी नए स्पेस सूट को बना रहे हैं जिसका नाम है बायोसूट। अपोलो दौर के स्पेस सूट बहुत भारी होते थे, जिसमें छोटे से छोटा काम करना भी मुश्किल होता था। चांद के कमजोर गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो 90 किलो वजनी सूट भी 13.5 किलो जितना हल्का लगता है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कमजोर है, पर उसका सामना करना आसान नहीं होगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण 1.6 है जबकि मंगल का 3.8 है। तो अगर आप 3.8 के गुरुत्वाकर्षण में हैं, तो आपको हल्के सूट और हल्के सिस्टम की जरूरत है जो चलने फिरने में आसान नहीं है। मौजूदा स्पेस सूट में एस्ट्रोनॉट के आसपास दबाव युक्त हवा भरी रहती है, जिसकी वजह से उनकी ज्यादातर ताकत उस भारी भरकम फूले हुए सूट को संभालने में ही खर्च हो जाती है। लेकिन डेवा एक ऐसा एकदम अलग स्पेस सूट बना रही हैं जो शरीर से बिल्कुल चिपका होगा। एक एस्ट्रोनॉट को जिंदा रखने का एकमात्र तरीका है कि दबाव सीधा त्वचा पर बनाया जाए। यह आइडिया शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। आप एस्ट्रोनॉट को सिकोड़ कर बांध सकते हैं। ये तकनीकी रूप से मुमकिन है। एक स्पाइडरमैन जैसा सूट बनाने के लिए हम लोगों ने गणित का सहारा लिया है। एक हल्का फॉर्म फिटिंग सूट एस्ट्रोनॉट को मंगल पर चलने फिरने में मदद करेगा, लेकिन कुछ कामों जैसे निर्माण स्थल से बड़े बड़े पत्थर उठाने के लिए ज्यादा मशक्कत की जरूरत पड़ेगी। ब्रैड हॉलशू सीधे बायोसूट में मांसपेशियों की ताकत डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो शेप मेमोरी एलॉय नाम के एक अत्याधुनिक मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर ये शेप मेमोरी एलॉय स्प्रिंग है। ये एक धातु है जिसमें थोड़ा निकल, थोड़ा टाइटेनियम मिला हुआ है और इसमें एक अनोखी खूबी है। आप इसे कोई भी खास आकार को याद रखना सिखा सकते हैं। इन्हें उस आकार में ढलने के लिए थोड़ी गर्मी की जरूरत पड़ती है और इसलिए हम इस लोड सेल में आग लगाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह की फोर्स पैदा करता है। बढ़िया। ये देखिए, इसने अभी से खींचना शुरू कर दिया है। हाँ, वाह। ये असल में सिकुड़ रहा है। बहुत अच्छे नतीजे दे रहा है। हाँ,
आप देख सकते हैं कि ये इंसान की मांसपेशियों की तरह सिकुड़ रहा है। तो आप इस तरह के कई स्प्रिंग ले सकते हैं और उन्हें बराबर में लगाते हैं तो आपको अचानक ऐसी मांसपेशी मिल जाती है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। एक स्पेस सूट पहनते ही एस्ट्रोनॉट बहुत धीमी रफ्तार से काम करते हैं। मांसपेशियों की तरह काम करने वाले बायोसूट्स और मंगल के कम गुरुत्वाकर्षण के चलते बस्ती बनाने वाले पृथ्वी के वायुमंडल से जल्दी वहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बेस बना पाएंगे। अगर मैं इस स्थिति में बहुत देर तक रहना चाहूँ तो कोई भी थक जाएगा, यहाँ तक कि इस पृथ्वी की सतह पर भी। तो आप ये करना चाहेंगे कि इन लकीरों के जरिए आप थोड़ा कड़कपन डालना चाहेंगे, बिल्कुल उस बाहरी नर्म कंकाल के आइडिया की तरह जिसमें मेरे शरीर का थोड़ा वजन कम हो जाएगा, मेरी मांसपेशियों पर दबाव भी नहीं पड़ेगा, जिससे मेरी थकान थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन मंगल पर एक स्थायी सभ्यता बनाने के लिए महज पृथ्वी से टेक्नोलॉजी ले जाना काफी नहीं है। वहां पर फलने फूलने के लिए हमें वहीं जाकर मंगल ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों को ढूंढकर उनका इस्तेमाल करना होगा। अगर लुइस और क्लार्क अमेरिकी महाद्वीप को अपने साथ लाई सारी खाने की चीजों, पानी और हवा से पार करने की कोशिश करते, जो वो अपने और अपने घोड़ों के लिए 3 साल के अंतर महाद्वीपीय सफर को ध्यान में रखकर लाए थे, तो वो महाद्वीप को पार नहीं कर पाते। वो ये इसलिए कर पाए क्योंकि वो वहीं के माहौल में मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे। हमें मंगल ग्रह पर भी वहीं के संसाधनों पर गुजारा करना पड़ेगा। एक बंजर बर्फीले ग्रह पर किस तरह जिंदा रहा जाए, ये सीखना ही इस साहसिक अभियान का मकसद है, जो यूटा के रेगिस्तान के सुदूर जंगली इलाके में चल रहा है। मंगल तक पहुंचने और वहां के बेहद मुश्किल वातावरण में जिंदा रहने की ये कोशिश हमारी टेक्नोलॉजी और इंसान की सहनशीलता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जब हम चांद पर गए तब नासा ने अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे परखा था। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कुछ ही घंटे बिताए थे। फिर अपोलो 17 से एस्ट्रोनॉट्स ने वहां 3 दिन से भी ज्यादा बिताए थे। लेकिन मंगल ग्रह पर जाने के लिए हम ऐसे छोटे छोटे कदम नहीं उठा सकते। जैसे ही पृथ्वी और मंगल सही तरह से एक सीध में आएंगे, हमें सिर्फ रॉकेट पावर के जरिए वहां पहुंचना होगा। जैसे ही वहां दल उतरेगा, उन्हें वापस आने के लिए 1.5 साल तक इंतजार करना होगा, जब तक पृथ्वी और मंगल एक बार फिर सीध में नहीं आ जाते। हम इतने लंबे समय तक रहने के लिए भरपूर खाना और पानी नहीं ले जा सकते। हमें बंजर और बर्फीले ग्रह पर वहीं के संसाधनों पर गुजारा करना होगा। क्या ऐसा हो सकता है? ये पता लगाने के लिए दुनिया भर से आए 7 वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और छात्रों का दल यूटा रेगिस्तान के एक अस्थायी बेस में रह रहा है, जिसे मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन कहते हैं। मार्स सोसाइटी, जिसका मैं प्रमुख हूँ, उसके प्रैक्टिस मार्स मिशन है। एक आर्कटिक में है, दूसरा अमेरिका के रेगिस्तान में, जहां हम अलग अलग समय के लिए दल भेजते हैं। ज्यादातर 2 हफ्तों के लिए, लेकिन कई बार 4 महीनों के लिए भी। अब 1 साल के लिए भेजना चाहते हैं और हम उस इलाके को अच्छी तरह समझने का कार्यक्रम करने को कहते हैं, जैसे वो मंगल पर काम कर रहे हो। ये है वो छोटा सा प्यारा सा घर उन 18 महीनों के लिए। दल के सदस्य 1300 स्क्वायर फुट की इस तंग जगह में खाते, सोते और काम करते हैं, सिर्फ चुनिंदा जरूरी चीजों के साथ। हमारी खुराक खास तरह की है, सब कुछ डिहाइड्रेटेड है, इसलिए खाना बनाने के मामले में समझदारी जरूरी है, क्योंकि ये 2 हफ्तों का मिशन है। दल के लोग पानी बड़ी किफायत से इस्तेमाल करते हैं, नहाना तो दूर की बात है। हम वाकई ऐसा महसूस करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं जैसे हम मंगल पर रह रहे हों, ताकि एक दिन हम अपने लिए ये मॉडल बना सकें जिससे हम असल में मंगल पर रह सकें। कोई भी बिना स्पेस सूट पहने बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। अंतरिक्ष के चाहने वालों को ये सब एक नाटक सा लगे, लेकिन इस सिमुलेशन के पीछे एक अहम मकसद छिपा है। ये उस अहम टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं जो हमें मंगल पर जिंदा रहने के लिए चाहिए। ये रेगिस्तान जैसी लगने वाली इस जगह से पानी हासिल कर रहे हैं। मंगल असल में बहुत सूखा बंजर दिखता है, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि वहाँ हमने पानी ढूंढ लिया है, जो इंसान के वहाँ जिंदा रहने का अहम जरिया है। एरोनॉटिकल इंजीनियर विभा श्रीवास्तव यूटा रेगिस्तान में मिट्टी के नमूने इकट्ठा करने जा रही हैं, जो हैरत अंगेज रूप से मंगल ग्रह की मिट्टी से मिलते जुलते हैं। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा काफी ज्यादा है, ठीक वैसे ही जैसे कि मंगल की सतह पर मिट्टी होती है। ध्रुवों पर होने के अलावा मंगल की सतह पर कहीं बर्फ नहीं है, लेकिन वहाँ पानी जरूर है, जो मिट्टी के खनिज तत्वों में मौजूद है। विभा के सामने पानी को बाहर निकालने की चुनौती है। असल में मुझे ये पता करना है कि क्या कहीं सतह की परत के नीचे रुका हुआ पानी तो नहीं है। लगता है सूरज लगभग डूब गया है और अब हमें सब समेटकर जल्दी वापस जाना होगा।
मंगल पर जीने के लिए सभी जरूरी संसाधन मौजूद हैं और इसलिए टेक्नोलॉजिकल सभ्यता भी मौजूद है। और अगर हम अपने समय में मंगल पर जा सकें और वो पहला छोटा कदम रख सकें, वो पहली छोटी चट्टान मंगल पर रख सकें, तो अब से शायद 500 साल बाद वहां पर मानव सभ्यता की एक बिल्कुल नई शाखा, शायद कई शाखाएं हमें नजर आएंगी। लेकिन ये पहले कॉलोनिस्ट एक और चुनौती का सामना करेंगे और ये सभी चुनौतियों में सबसे मुश्किल होगी। मंगल की उनकी यात्रा एक तरफा हो सकती है। मंगल मिशन की मुश्किल है वापस आने के लिए जरूरी ईंधन और रसद। मंगल पर पहुंचने के लिए हर 1 किलो ईंधन के एवज में आपको 15, 20 या 30 किलो का प्रोपेलेंट पृथ्वी से भेजना पड़ता है, सिर्फ उस प्रोपेलेंट को मंगल तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो आपको वापस ला सके। अगर आज हम मंगल पर नहीं पहुंचे हैं, तो उसकी यही सबसे बड़ी वजह है। वो टेक्नोलॉजी जिससे वापसी की यात्रा संभव हो सके, उसे विकसित होने में अभी कई साल लगेंगे। अगर आपको वापस लौट के ना आना पड़े तो ये और भी आसान हो जाता और इस तरह अचानक पूरा मिशन संभव हो जाता है। लेकिन अब आपको ऐसे लोग चाहिए जो अपनी बाकी की जिंदगी उन छोटे से बंद केबिन में गुजारने को तैयार हो, वो भी उस वातावरण में जहां बाहर निकलते ही 3 सेकंड में उनकी मौत हो जाएगी। माने या ना माने, लोग ऐसा करने के लिए अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं और एक उद्यमी का दावा है कि वो लोगों को बाकी किसी से भी जल्दी वहाँ पहुँचा सकते हैं। बहुत सारी वजहों के चलते मैं मंगल पर जाना चाहती हूँ। हम ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने के करीब हैं जिससे हम मंगल पर पहुंच जाएंगे और वहां मानव बस्ती बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन नासा और स्पेसएक्स की इंसानों को मंगल तक पहुंचाने की योजना में कम से कम 2 दशक लगेंगे, क्योंकि वो एक पहेली का जवाब अब भी ढूंढ नहीं पाए हैं। वहां से लोगों को वापस लाना। बैज लैंड्सडॉर्फ, जो मार्स 1 नाम के स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन के जनक हैं, सन 2024 तक लोगों को मंगल तक ले जाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन कैसे? असल में वो लोगों को वापसी यात्रा का विकल्प नहीं देंगे। मार्स 1 एक मिशन के तहत स्थायी करार कर रहा है, सिर्फ एक तरफा यात्रा का, क्योंकि सिर्फ एक तरफा यात्रा से ही ये मुमकिन हो सकेगा। बैज ने ये जान लिया था कि अपनी जिंदगी में मंगल पर इंसानी बस्तियां बनाने के लिए वहां से पृथ्वी पर वापसी की यात्रा से जुड़ी परेशानियों को दरकिनार करना होगा। इंसान को भविष्य में बहुत जल्द मंगल पर भेजने के लिए स्थायी तौर पर वहां भेजने जैसे करार से बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वापसी यात्रा के मिशन में काफी जटिलताएं हैं। अगर मंगल पर वापसी यात्रा के लिए कोई रॉकेट खड़ा भी होता, तब भी मैं स्थायी तौर पर वहीं रहने वाला मिशन चलाता, क्योंकि अगर आप मंगल पर ही बस जाते हैं तो ये सचमुच मानव जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मार्स 1 लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर एक तरफा यात्रा वाला स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं, लेकिन इसमें और भी बड़ी चुनौती है। भला कौन ऐसा जांबाज होगा जो अपनी मर्जी से अपनी बाकी जिंदगी अंतरिक्ष के जहरीले ग्रह पर एक बेहद तंग जगह में बिताने को तैयार होगा? मैं मंगल ग्रह पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब से ये मेरा एक सपना रहा है। मैंने विज्ञान और इंजीनियरिंग दोनों में बहुत पढ़ाई की है। क्योंकि मुझे मजाक पसंद है। मैं वादा करती हूँ कि मैं मंगल पर सबसे ज्यादा मजाकिया लड़की होंगी। हाँ, अगर आपने किसी टॉप कॉमेडियन को वहाँ बुला लिया तो मेरा नंबर दूसरा होगा। मैं वहाँ डांस करना चाहती हूँ। मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, स्नोबोर्ड, स्कूबा डाइव करता हूँ। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनकी मानसिकता अच्छी हो और जाहिर है उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, वो स्मार्ट होने चाहिए, क्योंकि हम उन्हें कई नए हुनर सिखाएंगे। बैज मंगल पर फिल्माए दृश्यों पर आधारित एक रियलिटी टीवी शो के प्रसारण अधिकार बेचकर इस ट्रिप के लिए पैसे जुटाने की योजना बना रहे हैं। उनके पास अभी से लगभग 2 लाख लोगों की अर्जियां आ चुकी हैं और वो उनमें से 24 फाइनलिस्ट को चुनने में लगे हैं। मीड मकॉमिक को अभी एक सेमीफाइनलिस्ट चुना गया है। मैंने अभी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट से ग्रेजुएशन किया है। क्या अपने परिवार से आपका संपर्क रहता है? हाँ, बेशक। मैं अपनी माँ से तकरीबन हर दिन बात करती हूँ, हर दूसरे दिन पापा से भी। और मेरे कोई भाई बहन नहीं है, बस वो दोनों ही हैं। अच्छा, अगर आप उन्हें कभी वापस न देख पाए तो मार्स 1 के एस्ट्रोनॉट मंगल पर जाने से पहले 4 लोगों के दल में 10 साल तक ट्रेनिंग करेंगे। मंगल पर बेस बनाने के कुछ सालों बाद अगला दल उनके साथ शामिल होने के लिए आएगा। शुरू के कुछ सालों में निर्माण स्थल पर बहुत ज्यादा काम होगा, खासकर पहले के कुछ महीनों में, जैसे मॉड्यूल्स को एक दूसरे से जोड़ना, सोलर पैनल लगाना, ग्रीन हाउस के साजो सामान को लगाना। मंगल ग्रह पर बहुत सीमित मात्रा में पानी होगा, इसलिए आपको शायद कुछ सालों तक नहाने को नहीं मिले। अपना खाना खुद उगाना पड़ेगा, आपका ज्यादातर समय वही करने में जाएगा। क्या आपको ये सब सोचकर डर लग रहा है? नहीं, क्योंकि ये अनुभव का हिस्सा है, क्योंकि हर कदम पर आपको वहाँ एक नया अनुभव मिलेगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। आप मंगल पर जाने वाले पहले शख्स होंगे। हम जो भी करेंगे उसमें कुछ नया होगा, मजेदार होगा। कई लोग ये जानकर बहुत हैरान हैं कि कुछ लोग मंगल पर हमेशा के लिए बसने में दिलचस्पी ले रहे हैं, यानी एक तरफा ट्रिप पर जाने में। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा हमारे ग्रह पर इतिहास में होता आया है।
हमने एक जगह से शुरुआत की थी और पूरी दुनिया में फैल गए। क्या आपको सब कुछ पीछे छोड़ जाना पागलपन नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दुनिया को आगे ले जाने के लिए इस तरह की अजीबोगरीब चीजें करना बहुत जरूरी है। सदियों से हम ऐसे सपने देखने वालों को पागल कहते आए हैं जब तक उन्होंने कुछ हासिल नहीं कर लिया। फिर हम उन्हें हीरो कहते हैं। हो सकता है 100 साल बाद हम उन्हें मंगल ग्रह पर फलती फूलती मानव बस्ती के जनक कहकर पुकारें। अमेरिका का निर्माण करने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, ये जानते हुए कि ज्यादातर मामलों में मरने की संभावनाएं ज्यादा थीं, बजाय इसके कि वो घर बैठे रहते। ये दरअसल वक्त की पुकार है। मेरा मतलब है इस वक्त को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जब हम एक दूसरी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएंगे, और मुझे यकीन है कि हम जरूर बढ़ाएंगे। हमारे सामने बहुत जोखिम और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रुकावटें हैं, लेकिन कुछ भी हमें मंगल तक जाने से नहीं रोक पाएगा। मंगल हमारी किस्मत है, क्योंकि हमारी महान उपलब्धियां हमारे पीछे नहीं हैं, वो हमेशा एक कदम आगे होती हैं। अगर आप मंगल पर रहने जा रहे हैं तो ये हमारे उद्गम की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ये मानव जगत के लिए एक बड़ा कदम होगा, और ये उस कोशिश का विस्तार होगा जो कोशिश हमारा मानव समाज पिछले 50,000 साल से करता आ रहा है। मंगल ग्रह पर पहला कदम रखने वाला इंसान आज जिंदा है। क्या वो आपका भाई है? क्या वो आपका कोई कजिन है? या क्या वो आप खुद हैं?